गया था वो हम लोग आज ख़त्म करेंगे। कल हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे सेक्शन बी के। आज रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कौन सा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00214 मोलर एसिटिक एसिड दिस कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ये जो मैंने पहले भी आपको करवाए हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जब भी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 ओवर सी। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो हमने देखना है यहाँ पे हमें ये चीज़ अगर निकालनी तो उसका मतलब ये दोनों चीज़ें दी हुएंगी कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर कंसंट्रेशन इज दिस, इसका मतलब के हमें दिया हुआ है। और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इसका मतलब सी भी पता होना चाहिए, तो सी भी दी हुई है 0.0214 मोलर, तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू दी हुई है 7.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 ओवर सी कितना दिया हुआ हमें 0.00214। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी एट गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, ये आप निकाल लेना, आंसर निकल आएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अल्फा, ये किसकी इक्वल होती है, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइट लिख लो या नॉट लिख लो। तो जो गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी तो यहाँ पे हमने ऊपर से निकाल लेनी है, और ये जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ये हमें दी होगी यहाँ पे, गिवन दैट यहाँ पे दी नहीं हुई है, यहाँ पे मिस कर गया, मिस प्रिंट हो गया लगता है, छपी नहीं है। तो यहाँ पे हमें वो दी होगी, वो वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा। ये यहाँ पे बेटा इसमें यहाँ पे इन्होंने इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी हमें दी होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, वो मैंने आपको बताया हुआ हमेशा किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने रिएक्शन बनानी है, तो किस में सब यहाँ से देखो ये किस में तब्दील हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो चेंज हो रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इसी तरह से कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कॉपर में, और ये क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्यों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सेम हो तो काट देने हैं, अगर सेम नहीं है तो सेम करके काटने हैं। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बन गई है तो ये बन गई है, गिव्स राइज टू कॉपर प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब उसके बाद हमें ये पता लग गया कि हमारे पास n की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे अब हमने नर्स्ट इक्वेशन जब लगानी है तो ई सेल किसके इक्वल आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 और 1/2 एन। एन की जगह पे मैंने फिल कर दिया 2 लॉग, ऊपर आएगी हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। अब ये सारा ये भी आपने किस तरह से निकाल लेना, ई कैथोड माइनस ई एनोड की वैल्यू जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है, तो हमें कैथोड कौन एक्ट करेगा, राइट साइड वाला। हमारे ये जो ये वाली जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो राइट साइड पे है ये ईसी होता है, और ये मतलब ये कैथोड होता है इसलिए इसकी रिडक्शन पोटेंशियल फिल करनी है, और ये वाला एनोड होता है इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फिल करनी है। तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे, इसकी आ जाएगी 0.34 और इसकी आ जाएगी -2.37। तो ये सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा -0.0591/2, और लॉग हमारे पास मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास। इसको रब करके देखते हैं, नहीं हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, इसको दोबारा से नेक्स्ट में कर देते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ और आप नोट कर लो यहाँ से। नेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास था ई चलना बंद हो गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग। ऊपर हमारे पास वैल्यू आई थी
मैग्नीशियम आयन की 0.001 और नीचे किसकी आई थी, कॉपर आयन की 0.001। अब एक तरीका तो ये है कि पहले इसको सॉल्व कर लें, इसको साथ ही साथ चलाए जाए। इसका क्या तरीका है कि आप एक और भी तरीका है, एक तो मैंने बताया था डेसिमल हटा के नीचे इधर कर दो इस तरह, फिर डेसिमल हटा के ऊपर शुरू कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट ही आप क्या करो, ये डेसिमल को शिफ्ट कर दो इधर। जब भी डेसिमल को राइट पे शिफ्ट करते हैं तो पावर 10 की पावर उतना माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -3, और इसी तरह से इसको अगर करेंगे तो ये 1 2 3 4, तो ये कितना आएगा 10⁻⁴। अब ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 10⁻³ +4, तो ये 10⁻1 ही बन गया। तो कहने का मतलब है ई नॉट सेल हमने निकाल लेना है, और यहाँ पे log 10 क्या होता है, ये होता है 1। तो इसका मतलब ये निकाल के तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 जो है वो 10 टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन को कैथोड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमें ई सेल निकालना है या नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है, बतानी है इसकी। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन में एस एन किस में तब्दील हो रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन में ही देखना हमने, इसी में देख के पता लग जाएगा किस में चेंज हो रहा है। एस एन जो हो रहा है चेंज SN2 पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, और इसी तरह से H आयन किस में चेंज हो रहा है, H2 में। तो यहाँ पे 2 H आयन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो ये कट गया, और हमारे पास आ जाएगा SN2H पॉजिटिव प्लस H2 प्लस SN2 पॉजिटिव। अब हम लोग ई सेल निकाल लेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 ओवर एन। एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज हो रहा है, 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लॉग ऊपर कौन से आयन आएंगे, ये इसकी कंसंट्रेशन आएगी, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, इसकी। तो 10 की हमारे पास क्या कंसंट्रेशन है, 0.50, और नीचे हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, 0.020, और इसकी साथ में क्योंकि यहाँ पे आगे 2 है कोफिशिएंट, तो इसकी पावर 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड हमारे पास हाइड्रोजन है, उसकी वैल्यू हमें पता है 0 होती है, और टिन की वैल्यू हमें दी हुई है -0.14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये एक तरह का हमारे पास 0.014 आ जाएगा, -0.0591/2, और इसको हम लोग इस वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इनको अलग अलग करके लिख लो, 0.020 इंटू 0.20, फिर डेसिमल डेसिमल काट दो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया, 17th क्वेश्चन कहता है फर्स्ट ऑर्डर इज कम्प्लीटेड 50% इन 30 मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दिस। जब मैंने कहा था कि जब भी परसेंटेज वाले सम हो फिर तो काम ही बड़ा आसान है, और 50% अगर दिया हो तो इसका मतलब वहां पे फॉर्मूला क्या लगना हमारे पास, देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, टाइम 50% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे हम टी हाफ लगाएंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 693 के। तो यहाँ पे के कितना निकल आएगा, 0.693/t हाफ। 50% के लिए कितना टाइम दिया हुआ हमें, 30 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट फिल कर दो, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो मिनट इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने निकालना है टाइम किसके लिए, 75% के लिए। तो जब टाइम 75% के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2.303/के। यहाँ पे ये जो के की वैल्यू निकलेगी ये यहाँ पे फिल होनी है, और हमारे पास लॉग a/a-x होता है, तो ये हमेशा परसेंटेज वाले सम में हमेशा 100 लेते हैं, और x हमेशा जितनी परसेंटेज, जितनी ब्रेकेज हुई है, जितना टूटा है, 75% कंप्लीट हुई है रिएक्शन, तो 75 मतलब कि 100/25 आ जाएगा, 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो log 4 आ जाएगा। तो log 4 क्या होता है, मतलब यहाँ पे आप लोग जब यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पे जो भी फिल करोगे, और यहाँ पे log के आ जाएगा 4, log 4 की वैल्यू हमें, मैंने आपको कहा हुआ कि याद ही कर लो, 0.6020 आ जाएगी, तो ये आप समझो निकाल सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज मोर एज कम्पेयर टू द
HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर, दो ऑक्सीजन इन बोथ द केसेस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो ऐसे है कि जैसे वाटर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसी तरह ROR भी एग्जैक्टली वही है, दो लोन पेयर है। अगर आप ध्यान से देखो ऐसे एक ऐसे होता है, एक ये लोन पेयर इस तरह से है, इसीलिए इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों की। अब दोनों जो के केस में इसके जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है, वो इसका बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल क्यों ज़्यादा है, इसका क्यों कम है, क्वेश्चन ये है। तो आपने ये कहना कि इस केस में जो दो R ग्रुप लगे हुए हैं ये बल्की ग्रुप है, बड़े ग्रुप है। तो बड़े ग्रुप क्या करेंगे, बल्की ग्रुप विल रिपेल ईच अदर स्ट्रांगली, विल रिपेल ईच अदर स्ट्रांगली। ठीक है बेटा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो पता लग गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द लुकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। जो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी और टर्शियरी है। प्राइमरी एल्कोहल ROH लिख देते हैं हम लोग, सेकेंडरी एल्कोहल में R2CHOH लिखते हैं और टर्शियरी में R3CCOH। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक मिनट, इसको इस तरह से बना देते हैं ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। गलती ना हो इस वजह से हमेशा इस तरह से करो, क्योंकि कार्बन के साथ OH लगा है और 3 बॉन्ड बनने, क्योंकि कार्बन के टोटल 4 हैं। प्राइमरी में क्या होगा, एक R होगा, बाकी HH होंगे। सेकेंडरी में 2 R होंगे और एक H। इसमें तीनों के तीनों R हो जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है कि इसका जब टेस्ट करेंगे तो लुकास रिएजेंट इसमें डालना तीनों में। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का कॉम्बिनेशन है। तो टर्बिडिटी अपीयर होती है प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी के केस में एंड टर्शियरी के केस में। हमने देखना है कि जिस केस में सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी अपीयर होगी वो कौन सा होगा। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये इसमें कार्बोकेटायन जनरेट होता है, मीन्स OH बाहर निकलता है। अब कौन सा कार्बोकेटायन किसमें जल्दी फॉर्म होगा, जो स्टेबल होगा। टर्शियरी वाला सबसे स्टेबल है, इसलिए टर्शियरी वाला रिएक्शन बहुत जल्दी देता है। तो इस वजह से जब लुकास रिएजेंट को इसमें डालते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो अपीयर होती है टर्बिडिटी। इस केस में थोड़ा टाइम लगता है और उस केस में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको हम लोग लुकास रिएजेंट के टेस्ट के ऊपर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह से विक्टर मेयर मेथड भी पेपर में आता है। विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है, उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में हम लोग अलग अलग रिएजेंट डालते हैं। उसमें पहले हम लोग रेड फॉस्फोरस I2 डालते हैं, फिर हम लोग उसके बाद उसमें डाल देते हैं AgNO2, फिर हम लोग डाल देते हैं HNO2, फिर हम लोग डाल देते हैं NaOH। ये 4 रिएजेंट बारी बारी से डालते हैं। अगर प्राइमरी होगा तो वो रेड कलर शो करता है, अगर वो सेकेंडरी होगा तो ब्लू कलर आता है और अगर टर्शियरी होगा तो उसमें कोई कलर नहीं आता। तो इस तरह से हम लोग विक्टर मेयर मेथड से भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको लुकास रिएजेंट टेस्ट का बताया हुआ है, इसलिए हम लोग उसी से बताएंगे। नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन। ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे गलती करते हैं कि उनको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मीन का ही नहीं पता लगता। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताता हूँ। अब आप मेरे ख्याल से पॉज करके देखना कि इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। तो बच्चे क्या कहेंगे, सर ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी है, जबकि बिल्कुल गलत है। ये तीनों के तीनों ही कौन से हैं, प्राइमरी है। इसका मतलब फिर मीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किस तरह से बताते हैं, वो बताते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने H लगे हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 H लगे हैं तो वो प्राइमरी है। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 H लगा है तो वो सेकेंडरी है। इसको ऐसे अगर इसके साथ कोई भी H नहीं लगा तो ये टर्शियरी है। ये है प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब हमने नाइट्रोजन के साथ कितने एच लगे हैं उसके बेस पे डिसाइड करना है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शरी। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम इसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं, जो हिंसबर्ग रिएजेंट भी जिसको बोलते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है बेसिकली, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, बेंजीन के साथ ऐसे, दिस इज एसओ बेंजीन C6H5 SOCl2, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे अब आप जब प्राइमरी मीन के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको देखना है यहाँ पे क्या बनेगा। प्राइमरी मीन में 2 H लगे होंगे, ये मैंने 2 H लगा दिए, और एक R होगा। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होती है। मैं सिर्फ रिजल्ट सीधा लिख दूंगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, ठीक है जी। अब इसका नाम नेमिंग कैसे करेंगे, हम लोग नेमिंग करेंगे कि N के ऊपर अल्काइल लगा हुआ है तो हम बोलेंगे N अल्काइल, यहाँ पे जो भी अल्काइल चुनेंगे उसका नाम लिख देंगे। बाकी जो उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। इसी तरह से प्राइमरी अल्कीन रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी अमीन भी देते हैं, बट टर्शरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, मैं यहीं पे शॉर्टकट में बता देता हूँ। सेकेंडरी में हमने क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे इधर भी आर लगा देंगे, इधर भी आर लगा देंगे, तो ये सेकेंडरी हो गया, बाकी सारा वही का वही। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, तो ये पार्ट इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बन जाएगा, मतलब एन एन डाई अल्काइल, और बाकी का क्या पोर्शन होगा, बाकी ये वाला पार्ट सारा का सारा यहाँ से लेके पीछे वही लगा देना, बेंजीन सल्फोनामाइड। टर्शरी के केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है बेटा, होप आपको ये 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू काउंट फॉर द फॉलोइंग। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, आप यहाँ पे सारे चाहे पॉइंट लिख लो, अगर आपने अपने पास भी नोट करने हैं नहीं तो सीधा लिख दो कि वेरी, पहले तो इसका रीजन समझो कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। सबसे कारण एक तो ये है कि अगर आप ट्रांजिशन मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, तो हम लोग क्या लिखते हैं NS, और N से पहले वाला N-1D। अब ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, ये जो N-1D ऑर्बिटल, NS ऑर्बिटल, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस between them is very small, is very small। जिससे क्या होगा फिर, उससे क्या होगा, जो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर देता है दोनों ऑर्बिटल के सेट से पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्ड में। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये क्या कर देता है, जैसे अब इन दोनों में डिफरेंस कम है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे या यहाँ पे जो पड़े होंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर देगा, दोनों के दोनों जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अलाउइंग, यहाँ पे लिख, साथ ही चाहे लिख लो, अलाउइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम both set to participate in bond formation, resulting in the range of oxidation states। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं। जैसे मैंगनीज है, तो मैंगनीज हमें +2 से लेकर +7 तक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशन मेटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑस्मियम शो करता है +8। ये भी याद रखो, कई बार कंपटीशन में ये पूछ लेते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका सिंपल जो कीवर्ड आंसर जिरकोनियम, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसको याद रखने का मैंने तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम के नीचे जो हमारे पास पड़ा हुआ है जिरकोनियम, और इसके नीचे क्या है हॉफनियम, इसका 72 है और इसका होता है 40, और इससे पहले जो है वो लेंथेनम होता है। लेंथेनम का मेरे ख्याल 57 के करीब होता है, 57 ही होता है। तो अब मैंने ये ऐसे क्यों बताया आपको कि ये हमारे पास 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। लेंथेनम के बाद 4f ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ कि इनका साइज सेम है, जिरकोनियम का और हॉफनियम का साइज क्या है, सिमिलर है। जबकि आप खुद सोचो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पे सेल जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ता, लगभग बराबर ही रहता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस लेंथेनाइड को कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। हम कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू, जो मेन कीवर्ड है इट इज़ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सिंगुड़ना, ठीक है। जब नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, और 4f की जो है शील्डिंग बहुत पुअर होती है, पुअर शील्डिंग होती है। जब शील्डिंग पुअर होगी तो फिर क्या होगा, शील्डिंग पुअर होगी तो क्या होगी, न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज करो ये न्यूक्लियस है और ये बाहर क्या है, शेल्स है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये जो सपोज करो आप ऐसे समझ लो, जो न्यूक्लियस है ये एक तरह के टीचर है, और ये बीच में लाइनें हैं बनी हुई बच्चों की, और एक जो सबसे दूर वाला बच्चा बैठा है, अगर यहाँ पे जो बीच वाली लाइंस बनी है वो क्या करते हैं, वो शील्डिंग करते हैं, ढाल बना लेते हैं, जिसके कारण टीचर को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नजर, बच्चा नजर नहीं आएगा, तो बच्चा क्या करेगा, शरारतें करेगा। बट अगर यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं अंदर वाले शेल्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स खुले खुले बैठे हुए हैं तो फिर टीचर की नजर पूरी की पूरी इसके पे भी रहेगी और इसके ऊपर पकड़ जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इफ, तो ये जो बीच वाले F4F वाले हैं वो अच्छी शील्डिंग नहीं करते, अच्छी ढाल नहीं बनाते, जिसके कारण न्यूक्लियस की पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है और वो इसको अंदर की तरफ खींच लेता है, और साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिंगुड़ जाता है। तो हम इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको और तरीके से भी इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका साइज सिमिलर हो गया, तो आमतौर पे इसको क्वेश्चन को घुमा के भी कई बार पूछ लेते हैं कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट केमिकली। zirconium and hafnium are difficult to separate, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है केमिकली, या इनकी केमिस्ट्री बड़ी मैच करती है। तो उसका रीजन हम लोग क्या बताएंगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग सिमिलर ही हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट में हम लोग क्या क्या फिल करेंगे, जो ट्रांजिशन है वो इसमें हम लोग मेन ये पॉइंट बता सकते हैं। देखो कैटालिस्ट का काम होता है बचोले वाला काम, ठीक है। हमने ये कहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल है ये कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, ये बचोले का काम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, और ट्रांजिशन मेटल वाले ही क्यों कर रहे हैं, ये तो अभी हमने देखा है कि जो ट्रांजिशन मेटल है इनके पास एक एबिलिटी है, एबिलिटी योग्यता है, किस चीज की है, टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये इनके पास एबिलिटी है। दूसरी बात ये है कि ये, जैसे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, कैटालिस्ट एक तरह का हम लोग बचोले को भी बोलते हैं, बचोला जैसे शादी करवाते हैं बचोलिए। तो बचोले का काम क्या होता है, मान लो कि लड़का लड़की है, उनकी कोई रिश्ता होता है, बीच में कोई पड़ जाता है बंदा, बचोले का काम कर रहा है, तो वो क्या लड़के वालों को कहता है कि भाई आप ऐसे करो, हमारे घर पे दिखा लो, अगर आपने एक दूसरे के घर पे नहीं दिखाना है। तो कहने का मतलब वो अपने एक जगह प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। हम लिख सकते हैं कि और क्या काम करते हैं ये, प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है,
देखो रिएक्टेंट कैटलिस्ट का काम एक तो होता ही है कि वो रिएक्शन को फास्ट करता है, और ये ऐसा काम ट्रांजिशन मेटल वाले ही क्यों ज़्यादातर कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके पास एक तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, खाली वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये सरफेस भी प्रोवाइड करते हैं। मान लो दो रिएक्टेंट हैं और वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट को बोलेंगे तू मेरे सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जा, फिर दूसरे कहेंगे आ जा इसके साथ अब तू रिएक्शन कर ले। कहने का मतलब है ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव पाथ। सपोज करो जैसे एक रिएक्शन है, यहाँ से रिएक्शन चली, ये हो गई। अब ये जो मैंने बनाया ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। कहने का मतलब है कोई रिएक्टेंट थे, उनके पास इतनी एनर्जी थी, अब वो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में तब्दील होना तो उसको ये वाला बैरियर जो है वो पार करना पड़ेगा। अब बार बार करना पड़ेगा तो इसका मतलब इसको इतनी एनर्जी और चाहिए, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इसको ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो ये जंप इधर क्रॉस करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। अब अगर मान लो हम कैटालिस्ट को साथ में यूज कर देते हैं, तो कैटालिस्ट क्या करेगा, वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा। रिएक्शन तो हो गई, अब उससे क्या हो गया, अगर यहाँ से आप देखो ये वाली चीज, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक थी एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। तो ये कैसे हो गया, ये हमने कैटलिस्ट की हेल्प ली कि हमें कोई बचोलिया मिल गया, उसने कहा कोई नहीं आपका काम मैं कम में करवा देता हूँ, कम में करवा देता हूँ, तो इसने एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे हमारा, हाँ जी, ई नॉट वैल्यू फॉर मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 3 पॉजिटिव, यहाँ ये क्या है, इज मच पॉजिटिव एज कंपेयर टू, ठीक है। तो इसका मेन रीजन जो यही है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज। कैसे, अगर आप देखो मैंगनीज के, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग 4s2 3d5, अगर मैं मैंगनीज 2 पॉजिटिव लिखूंगा तो फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा ये तो दो निकल जाएंगे, मेरे पास 3d5 आ जाएगा। अब मैंगनीज 3 पॉजिटिव है तो तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d4। अब आप देखो कि 3 से 4 होने पर इसको इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ये 5 बन जाएंगे और ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैंगनीज 3 पॉजिटिव का जो ई पॉजिटिव वैल्यू है इससे इससे तब्दील होने में बहुत ही ज़्यादा है इसको, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, क्योंकि इसको मिल जाए और इसके 5 पूरे हो जाए। ठीक है, उसके बाद है, मतलब मेन तो हम इसको ही बता दो तो इसका अपने आप ही एक बार क्लियर हो गया, दोनों में से किसी एक को पकड़ कर बताना है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें आप देख लो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 4s2 3d6, तो यहाँ पे 2 निकाल लोगे तो ये निकल जाएगा, फिर एक निकालोगे तो और निकल जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं चाहता, गेन कैसे करेगा। ठीक है, इस वजह से ये हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है इससे के तुलना में, क्योंकि इसके केस में जो मैंगनीज 3 पॉजिटिव है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है 2 पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ड्यू टू मच लार्जर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, बाकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखती है, पर फिर भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन हैज हायर हीट ऑफ एटमाइजेशन। हाँ जी, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन वाला क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार आता है। हीट ऑफ एटमाइजेशन, देखो एटोमाइजेशन मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने कौन से दो मेटल्स लिए हैं, क्वेश्चन, एक कॉपर लिया है और एक आयरन लिया है। मान लो मेरे पास ये छोटे छोटे क्या है, आयरन के एटम्स हैं, मतलब आयरन के एटम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से इधर किसके जुड़े हुए हैं, कॉपर के सारे मेटल बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो
जुड़े तो हुए हैं, अब ये जो इनकी बॉन्ड की ताकत है वो कितनी ज़्यादा, मीन इसको अगर बॉन्ड तोड़ देंगे तो अकेला क्या हो जाएगा, ये एटम हो जाएगा, कल सिंगल सिंगल एटम बन जाएगा, तो उसके लिए हम इसको हीट देनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अब अगर आप आयरन की कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आयरन में हमारे पास 3d6 लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन बनती है। 3d6 का मतलब हो गया कि हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि कॉपर के केस में क्या है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इनमें इंटरमेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है इनकी, ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ये लिख भी सकते हो, लाइन में लिख देता हूँ, बिकॉज आयरन हैज़, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज आयरन हैज़ more unpaired electron in its electronic configuration, leading to stronger metallic bonding। ये मेन चीज है। ठीक है, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से it leads to the stronger metallic bonding and requiring more energy to separate its atom, जो भी मैंने बताया था। ठीक है जी, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आपका क्वेश्चन किसका आंसर बताया मैंने, इसका, ये वाले का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि जो स्कैंडियम है ये कलरलेस है, और साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज कलर्ड। देखो इसका एक तो सीधा ही आंसर है, जो कलर्ड होगा 100% है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन से लिख के बता देते हैं। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, 18 यहाँ तक हो गए, 4s2 3d1, और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव क्या आएगा, ये आर्गोन आ गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डी नहीं बचा। और इस दूसरी तरफ टाइटेनियम सेकेंड का एटॉमिक नंबर है 22, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी R4s2 3d2। अब इसको 3 पॉजिटिव में अगर लिखते हैं, क्योंकि हमें 3 पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 3d1। 3d1, तो यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron it is colored, या कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम का कलर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन ऑलरेडी हमने की हुई है। हेलोरीन्स, हेलोरीन्स, और उसके साथ हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवानी है, सोडियम के साथ। ये बीच में निकल जाएगा, हमारे पास बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है जी, तो बाइफिनाइल। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब आप करते हो ना वो वाली रिएक्शन, क्या इसका नाम है, वुर्ज रिएक्शन, तो वुर्ज रिएक्शन में हम लोग सेम वही है, वहां पे हम लोग Rx+2 सोडियम लेते हैं और हमारे पास बनती है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वही कपलिंग ही हो रही है। यहाँ पे व्हाट्स, आप ऐसे आ सकते हो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मतलब W से हो गया। वुर्ज रिएक्शन में
क्या हमने स्टार्टिंग से लेना अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास फेसबुक, मतलब कि फिटिक रिएक्शन में हमने क्या लिखना है, बेंजीन कह लो, बेंजीन से याद रख लोगे कि बेंजीन के ऊपर से हेलोजन लगाना है, ठीक है, मीन्स हेलो अरेंज लेने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सल्फोनेशन ऑफ हेलोरीन्स। सल्फोनेशन ऑफ हेलोरीन्स में ये हेलोरीन्स हो गई। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, हमने इसके ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लगाना है। तो ये एक ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल। यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले तो बात ये है कि ये जो रिंग के ऊपर ये लगा हुआ है हेलोजन, ये हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट भी होता है और हेलोजन का प्लस एम इफेक्ट भी होता है, ठीक है, बट दिस डोमिनेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हेलोजन है ये इस पे और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड था तो यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। यहाँ तो SO3H यहाँ पे लगेगा प्लस यहाँ फिर ये लगेगा पैरा पे जाके, पर आपने जो पैरा वाला वो हमेशा ज्यादा मात्रा में बनाना है, क्यों, क्योंकि पास में होने पर रिपल्शंस होती हैं, इसलिए ये ग्रुप जो है वो इसके पैरा पे आके लगना पसंद करता है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी सल्फोनेशन हो गई, जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो रिंग के ऊपर लग रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन हमने पहले भी की थी, RCO सिल्वर, सिल्वर सॉल्ट लेना है एसिड का और उसकी ब्रोमिनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे AgBr निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी तरह से नाइट्रेशन ऑफ हेलोरीन्स। नाइट्रेशन ऑफ हेलोरीन्स में भी वैसे ही है, ये हेलोरीन्स यहाँ पे कोई भी मैंने हेलोजन लिखा नहीं है, वैसे एक्स डाल दिया, कोई भी हो सकता है हेलोजन। और यहाँ पे हमने क्या करना है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा, HNO3 डालूंगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें से NO2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो इसके ऊपर अटैक करेगा। वो उसी तरह से ये क्या करेगा, ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, इसको सीधा सिंपल याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ से H, क्योंकि H तो इन पांचों कार्बन पे पड़ा है, तो ऐसे H यहाँ से निकालो, H यहाँ से निकालो और O यहाँ से निकालो, मतलब वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा HO निकल गया तो NO2 यहाँ पे लग गया, या यहाँ पे NO2 लगेगा, यहाँ फिर हेलोजन से बिल्कुल पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 लग जाएगा और ये वाला जो है ये मेजर बनेगा, इसके नीचे मेजर लिखना, ये माइनर, इसकी ज़्यादा हमारे पास परसेंटेज बनेगी, इसकी कम बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में ऑलरेडी पीछे बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, बेसिकली हेलोफॉर्म टेस्ट ही है, हेलोफॉर्म टेस्ट है जो कि उन कंपाउंड्स के द्वारा दिया जाता है जिनके पास ये वाला ग्रुप लगा हो, मिथाइल कीटोन, या फिर ऑक्सीडेशन होने पर, ऑक्सीडेशन होने पर वो ये वाली चीज बना रहे हैं, जैसे CH3 CH2OH, क्योंकि इसकी अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये भी ये बन जाता है, तो इसका मतलब एल्कोहल भी जो है हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, NaOH प्लस I2 जो आपस में मिलके हमारे पास एक तो बनता है सोडियम हैलाइड, NaX बनेगा, यहाँ पे NaI लिख लो, एक सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस वाटर, और ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ये हमारे पास, जैसे सपोज करो मैं ये वाला मिथाइल कीटोन ले लिया। अच्छा एक चीज़ और भी है, जो कीटोन है बेसिकली ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन करती है, ठीक है, ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन जब भी इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमेशा एसिड्स बनते हैं। हाँ कीटोन के केस में एक खास बात है कि ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड तो बनाएगा बट विद लेस नंबर ऑफ एटम,
विथ लेस नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी वो अटैक इसके ऊपर कराना बड़ा मुश्किल होता है कीटोन के ऊपर। कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, जो एल्डिहाइड है वो बहुत जल्दी ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब इसमें